स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नए लेक्चर में। मेरा नाम है शेखर चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी नए चीज़ की हम बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द न्यू इन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? बेसिकली इफ़ यू विल सी the part which I am talking about is new public management, and now there is also something called management intent. तो इसका तात्पर्य ये है कि जो पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी थी। क्या दिक्कतें थी? देखिए, जब भी हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उस बॉडी की एक विशेषता है कि वो स्टेटस कोइस्ट है, जो यथास्थिति बरकरार रखना चाहती है। साथ में सेल्फ सर्विंग भी उसकी एक टेंडेंसी है कि अपने को ही सर्व करना, और बिग ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक प्रॉब्लम बनने लगती है। तो बिग ब्यूरोक्रेसी की जो प्रॉब्लम थी उससे लेथार्जी आ रही थी और उससे धीमापन आ रहा था। तो हमें ज़रूरत पड़ी कि कुछ हम नया करें, और जो ब्यूरोक्रेसी की जो टेंडेंसीज हैं, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट की, बिग ब्यूरोक्रेसी, स्लो वर्क, रेड टेपिज्म एंड टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू डू द वर्क, उसको ख़त्म किया जाए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो या NPM जिसे हम बोलते हैं, एक अप्रोच आई जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करना चाहती थी। क्या चेंज था? इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती थी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर अभी भी कहीं के भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आज के भारतीय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम जब पढ़ते हैं तो ये टेंडेंसीज हमें देखने को मिलती है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है नियम और कानूनों के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक अटैचमेंट है और प्रोसेसेस को फॉलो करने की बात है, ना कि रिजल्ट्स के प्रति। तो इसको चेंज करने की बात करी गई, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करी गई, जिसका आशय ये है, ट्रांसपेरेंसी मतलब चीज़ों को स्पष्ट रूप से करिए। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने कोई भी इंटरनल जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्रेस नहीं करते बात में। ये बात गुड गवर्नेंस पैराडाइम में भी आई, और उसके बारे में भी हम जब चर्चा करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो उसमें स्पष्ट करा जाएगा। इसके साथ साथ मिनिमम गवर्नमेंट, आज यदि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भाषणों को आपने सुना है, उनका कथन है कि हमें मैक्सिमम गवर्नेंस लाना है और मिनिमम गवर्नमेंट लाना है। इस चीज़ की शुरुआत 1990 के दशक के शुरू में ही हो गई थी। भारत में भी उसको चीज़ को हमने आते हुए देखा, और ये सरकार की मुख्य नीति भी बनती जा रही है। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, जिस चीज़ के लिए ब्यूरोक्रेसी खड़ी होती है उसको ख़त्म कर देना है, डी कर देना है उसको। एंटाई ब्यूरोक्रेटिक जो टेंडेंसी हैं उनको ख़त्म करने की बात है। ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी से आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो धीमे काम करती है, जिसमें डिसीजन लेने में बहुत समय लगता है, जो कि चेंज ओरिएंटेड कैटलिस्ट नहीं होती है। डिसेंट्रलाइजेशन, सारी की सारी जो शक्तियां हैं एक जगह केंद्रित ना होकर डिसेंट्रलाइज हो जाएं, उनका विघटन हो, उनका विकेंद्रीकरण हो। मार्केट ओरिएंटेशन भी आए, बाजार की तरह ब्यूरोक्रेसी सोचना शुरू करे। ये भी बात तय हुई न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के द्वारा। यहां पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या विशेषताएं हैं? कुछ चीजें, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स होगा, सिटीजन्स को ज्यादा पावर दी जाएगी, उनका ज्यादा ध्यान रखने की बात हुई। डिसेंट्रलाइजेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, सिटीजन्स के पास ये चॉइस होना चाहिए कि उनके पास एक ही जरिया क्यों हो अपनी समस्याएं सॉल्व करने का, कई जरिए हों। यदि इसका एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आप और हम सभी इस समय भारत में विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर्स के सिम यूज़ करते हैं। तो यदि एक ही सर्विस प्रोवाइडर होता जिसका हम यूज़ करते सिम, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये कंपटीशन ना होता, और मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर आने से कंपटीशन बढ़ा है। ऐसी ही ब्यूरोक्रेसी, ऐसे ही सरकारी तंत्र के द्वारा लोगों को अच्छा शासन उपलब्ध कराना। मैनेजरियल अप्रोच, ब्यूरोक्रेट से, एडमिनिस्ट्रेटर से प्लस कर दीजिए, मार्केट टेंडेंसीज को ऐड कर दीजिए, मार्केट प्राइवेट सेक्टर में जैसा मैनेजमेंट होता है वो वाला ब्यूरोक्रेसी में लाने को। बेटर सर्विस, मैनेजरियलिज्म, जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं वो आए एडमिनिस्ट्रेशन में।
इसके साथ साथ रीस्ट्रक्चरिंग, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, अगर बहुत लेयर्स हैं ऊपर, जैसे आप भारत में भी देखेंगे कि मंत्रालय से काम होता है तो उसमें कई स्तर पे सेक्रेटरी होते हैं, फिर डिविजनल कमिश्नर होता है और फिर डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, बहुत नीचे तक काम होता है। ठीक है, एक पूरी की पूरी फहरिस्त है नामों की। इसका कमी हो, कॉस्ट कटिंग, यदि कोई सरकारी विभाग एक यूनिट ऑफ काम को करने में 10 रुपए लगा रहा है तो उसको कम करने 9 के करीब लाएं। यही तो प्राइवेट सेक्टर भी करता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करता है। यही चीज़ें यहाँ लाई गई। इसके अलावा एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस की बात करी गई। कोई भी कार्य को जो करना है उसको कम पैसों में, बेहतर तरीके से, साथ में जो हमने प्लान किया था ओरिजिनली प्लान, उसके कितने करीब रह पाते हैं, इस चीज की बात इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के द्वारा करी गई। साथ में सो इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच लिबरल मार्केट प्रिंसिपल्स, मतलब कैपिटलिस्ट जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दें, ठीक है, ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी आर इंप्लीमेंटेड इन पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। जैसे आप इससे ये समझ सकते हैं, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट जो टर्म है बहुत बड़ा है, उसको सरल रूप से अगर मैं आप समझाऊं तो या तो जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी है, या फिर हमारे पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ हैं, सरकारी कंपनियां हैं, या कोई भी काम जैसे कि स्तर पे होता है, पंचायत स्तर पे होता है, या फिर म्यूनिसिपैलिटी स्तर पे होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर, हमारे घर, सुबह को जो वेस्ट कलेक्शन होता है वो भी एक पब्लिक जो सर्विस है उसका पार्ट है। इसके साथ साथ मैनेजरियलिज्म आए, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने आपको समझाया है, मार्केट की चीज़ें। एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट भी बिजनेस की तरह सोचे, ये ना सोचे कि हम तो अपना पैसा डंप कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। नहीं, जनता की सेवा इज ओके, बट उसके साथ गवर्नमेंट अपने विभागों का खुद से खर्चा एटलीस्ट जनरेट करे। वहां लोग जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी तो कम से कम उनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है उससे आए, ऐसी व्यवस्था। साथ में एम्फेसाइज, इस पूरे एनपीएम में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो तथ्य है उसमें एम्फेसाइज करा गया कि कम से कम एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस पे चर्चा हुई। एफिशिएंसी का मतलब है कि यदि आप कोई कार्य 10 गाड़ियां ले जाके कर रहे थे तो अब उसको 8 के जरिए ही वही कार्य हो सकता है। ठीक है, और पहले अगर 10,000 रुपये लग रहे थे तो आपने अब 8,000 रुपये लगा के ही वो कार्य कर लिया। इसका मतलब है इकोनॉमी। साथ में आपका जो कार्य है पहले 80% आपको सेटिस्फैक्टरी रेटिंग्स दे रहा था, अब वो 95% दे रहा है, तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई है। ये चीजें भी पब्लिक सेक्टर में लाई गई न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के थ्रू। अब हम देखते हैं इसके सपोर्टर्स कौन थे और ये कैसे आ रहा था। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी हमने ये पाया है, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो उसके विभिन्न जो पैराडाइम्स आए हैं, नए एवटार्स आए हैं, उसमें ये पाया है कि कोई भी नया दौर आने से पहले, कोई भी नए तरीके की एक अवतार आने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ विचार विमर्श हुआ है स्कॉलर्स में। ऐसे ही विचार विमर्श एक हुआ था 1988 में मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, अमेरिका में जगह है वहां पर। कॉन्फ्रेंस में जब जो लोग जाते हैं एकेडमिया में तो विभिन्न चर्चा होती है विभिन्न मुद्दों पर। उससे आए हुए लोगों ने उन चर्चाओं के माध्यम से कुछ किताबें लिखी और वो ही इसके सपोर्टर रहे हैं। तो ये 1990 के शुरुआत का दौर, 1988 में कॉन्फ्रेंस हुई, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई और 1988 में उससे निकल के आया। वहां पर गए हुए स्कॉलर्स ने जाके लिखा इसके बारे में। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो टर्म था, सबसे पहले क्रिस्टोफर हुड उनके द्वारा लिखी गई, रचित, उनके द्वारा जो बुक थी अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स, 1990s में। तो शुरुआत हो गई 90 के शुरुआत के दशक में। और एक और बुक इसमें लिखी गई, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को री इन्वेंट करना है, हाउ द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर बाय ऑसबॉर्न एंड गैबलर। और ये भी उसके एक वर्ष बाद 1992 में, 1992 में इसको हम देखने को मिलता है। एंड दिस
टेक्स द ट्रेंड ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फर्दर, इट सपोर्ट्स इट, उसको सपोर्ट करते हैं। सो ये हैं अर्लीस्ट सपोर्टर। और जैसे मैंने बताया, इसका जो उदय हुआ वो एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ जो 1988 में हुई थी। साथ में ये क्या कॉन्फ्रेंसेस थी, मिनोब्रुक 1, 2, 3, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में। पर यहां पर मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड एंड लिंक्ड, रादर इट इज द जेनेसिस, वो जनक है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट आया उसकी 1988 वाली मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। सो हम ये देखने को मिलता है इसके बैकग्राउंड क्या था। अब ये किताबें तो लिख ली गई, किताबें मैंने बताया, इन किताबों से हमें एक पुश मिला इस कॉन्सेप्ट को। इसके बैकग्राउंड क्या था, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी इन किताबों लिखने की, और क्या चल रहा था, इसके पीछे के जो कारण थे वो ये थे। टू बेटर अंडरस्टैंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हमें डिस्कस करने पड़ेगा इन 4 पॉइंट्स को। हम देखते हैं कि वीक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था। अब ऐसा क्यों हुआ, पर्टिकुलरली जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं सो हम ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड, और इन पर्टिकुलर वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब है जो डेवलप्ड पार्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप और अमेरिका, और उसमें भी हम ज़्यादा एम्फेसाइज डालते हैं अमेरिकन, इसका मतलब है यूएसए के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और हम ये देखते हैं कि इस फील्ड का जेनेसिस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी अमेरिका मॉडर्न टाइम्स में माना जाता है। साथ में बहुत सारे स्कॉलर्स यहीं से आए हैं, और बहुत सारे स्कॉलर्स जो कहीं और भी पैदा हुए थे अमेरिका में शिफ्ट हुए, और उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज भी दी हैं। जब हम थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और थ्योरी देने वाले स्कॉलर्स को डिस्कस करेंगे, तो ये बात आपको खुद स्पष्ट हो जाएगी। अमेरिकन ड्रीम जो एक तरीके से है वो 1950s में अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन था धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगा एक तरीके से। बीच में कुछ नए अवतार आए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आया, परंतु उससे भी कुछ काम नहीं चला। उसने और धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी को क्या किया, रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। अब लोग स्कॉलर्स जो थे, ब्यूरोक्रेसी जो बिग ब्यूरोक्रेसी मतलब बड़ी ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब है जिसके पास बहुत सारे ऑफिसेज हों, कार्स हों, ऑफिस स्पेस हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, वो ये प्रश्न करने लगे कि वेदर इन्वेस्टमेंट, टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का जो पैसा जा रहा है टैक्स पेयर्स का, इन सैलरीज and all benefits that are given to the bureaucrats, is it justified? So हमने देखा कि वीक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ देखने को मिलता है, बहुत तेजी से कोई विकास नहीं हो पा रहा है। नया कुछ करने की जद्दोजहद के तहत स्कॉलर्स ने इस चीज़ को पकड़ा, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी कुछ हो रहे थे साथ में। इसी दौर के बीच में मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन जो थे यूके और अमेरिका के रीन्स मतलब एक तरीके से इस देश को संभाल रहे थे, वहां पर भी थैचरिज्म और रीगनिज्म के तहत क्या हुआ, कुछ नई शुरुआत हो रही थी, कुछ नए ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने के बारे में बात हो रही थी, चेंज भी लाया जा रहा था कहीं पर। इन्हीं से निकलते हुए मुद्दे आगे चल के जैसे सिटीजन चार्टर बने और नेक्स्ट स्टेप्स जैसे स्टेप्स लिए जा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी को रीओरिएंट करने की बात हो रही थी। साथ में मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस इसी समय हुई, यहाँ पर अलग अलग विचारधारा के अलग अलग आपके विषयों के बहुत सारे स्कॉलर्स एक साथ आए। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी ये अप्रोच थी जो बात करी गई मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड में 1988 में। यहाँ से बहुत सारे स्कॉलर्स को नए विचार आए और उन्होंने उसको व्यक्त किया। वो जो विचार थे फिर सरकारों ने उस पर गहन अध्ययन किया और अपनी ब्यूरोक्रेसी में उसको लगाया। साथ में री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट जो हमने आपसे बात करी थी, टेड और गैबलर ऑसबॉर्न और गैबलर की जो किताब थी उसके बारे में, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, क्या चेंज करा जाए इसमें, री इन्वेंट कैसे किया जाए गवर्नमेंट को, कैसे नया बनाया जाए, ये प्रमुख मुद्दे थे इंटेलेक्चुअल जहां से फर्वर आ रहा था, एक रस निकल रहा था और उसको स्कॉलर्स ने पकड़ा। और आगे चल के हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पे मुद्दों पे यह न्यू पब्लिक मैनेजमेंट उतरता है, खड़ा होता है और पहले से जो चला आ रहा था उससे अपने को न्यू करने की कोशिश करता है। सो मेन प्रिंसिपल्स एनपीएम के हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे जोर देना और रेगुलेशन, ज्यादा किसी चीज को संभालना, एक तरीके से रोक, रूल्स रेगुलेशन पे कम दबाव देना, ठीक है। और इकोनॉमी,
फायदा कितना हो रहा है, इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देना है। रीऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी को, बिग ब्यूरोक्रेसी को, बड़ी ब्यूरोक्रेसी को छोटी छोटी एजेंसीज में तोड़ दो। इसका मतलब है एक ही बड़ी ब्यूरोक्रेसी को छोटे एजेंसीज में तोड़ो, ताकि वो कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उन पे ऊपर छोटे रूप में फोकस हो सके। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कौन सा अंग ब्यूरोक्रेसी का सही काम कर रहा है या नहीं। कंपटीशन बढ़ाओ, कौसाई मार्केट सिस्टम, कौसाई मतलब अर्ध मतलब पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन मत करो, पर एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर दो, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे चीजें जो कि ब्यूरोक्रेसी में जरूरी नहीं है उसको करना, और उसके बिना भी काम हो सकता है। जैसे आज के एग्जाम्पल देखो आप, इंडियन रेलवेज में अगर आपने ट्रेवल किया हो तो अभी इंडियन रेलवेज में जो कि हाउस कीपिंग वाला फंक्शन है, झाड़ू लगाना और एसी बोगी में आपको शीट्स देना, बेड शीट्स देना और ब्लैंकेट्स देना, ये इसका क्या हो गया है, इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। सो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करो, सारे के सारे काम मत करो, अर्ध बाजारवाद लेके आओ। इसी के साथ साथ एक्सपेंसेस का रिडक्शन करो, फैसिलिटेट करो इनकम ग्रोथ। हर एक डिपार्टमेंट अपने एक्सपेंसेस को कट करे, साथ में ये देखे कि कम से कम अपने वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की और या बिल्डिंग्स का किराया, गाड़ियों को चलाने के लिए जो आपका चाहिए इनपुट्स, वो कैसे जनरेट हों। ग्रेटर कंपटीशन आना चाहिए पब्लिक सेक्टर में। केवल एक अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एक सर्विस प्रोवाइडिंग एरिया में है, फॉर एन एग्जांपल जैसे सफाई हो गई, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिजली हो गई या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, सो उसमें कंपटीशन लाओ। पब्लिक सेक्टर में ही आपस में कंपटीशन लाओ और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी उसको कंपटीशन कराओ। पब्लिक सेक्टर को यह पता होना चाहिए कि यदि उन्होंने अच्छी तरह परफॉर्म नहीं किया तो उनसे यह काम लेके किसी प्राइवेट सेक्टर या अन्य किसी विभाग को दिया जा सकता है। इससे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी। यह करने की कोशिश करी पब्लिक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंतर्गत। इसी के साथ साथ और क्या किया, मोर प्राइवेट सेक्टर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है जी, देखिए स्टेक होल्डर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, सबको अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है। ऐसे यहां पर भी ऐसा ना हो कि आई गई बात हो गई जैसे ब्यूरोक्रेसीज में होती है। ब्यूरोक्रेसीज में किसी भी की भी जिम्मेदारी फिक्स कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी अर्जेंसी कई बार हमें देखने को नहीं मिलती है। एक अपनी तरह से काम चल रहा है धीरे धीरे मध्यम गति से, ऐसा नहीं चाहिए। मैनेजरियलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, इमेजिन कर सकते हैं इसमें भारत के भी अगर संदर्भ में देखें तो किसी भी कंपनी में जैसे रोडवेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं, उसमें भी जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर, उसे मैनेजरियल रोल करो। उसे ऐसा करो कि क्यों ना हम एडवर्टीजमेंट करके बसों के ऊपर, या फिर क्यों ना हम बसों के अंदर ही अगर वो वीडियो कोच है तो वहां पर वीडियो में एडवर्टीजमेंट चढ़ा के उससे ही पैसा कमा लें। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ऐसे मैनेजर्स के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैनेजर्स के रूप में चेंज करने की कोशिश करी गई। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी पे ध्यान दिया गया। पर्सनल्स के और वर्किंग कंडीशंस को भी सुधारने की बात हुई, और बेहतर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चरिंग चेंज करी गई। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि वर्टिकल हायरार्की बहुत ज्यादा होनी जरूरी है, हॉरिजॉन्टल हायरार्की से द्वारा काम हो सकता है। सारा का सारा डिसीजन एक व्यक्ति के पास केंद्रित ना होकर उसको विकेंद्रीकरण कर दो। साथ में एम्फेसाइज किया गया कंज्यूमरिज्म पे, कि जो सिटीजन्स हैं उनको कंज्यूमर्स की तरह ट्रीट करा जाए, उनको बेस्ट सर्विस दी जाए ताकि वो उस सर्विस का पैसा भी दें और संतुष्ट भी रहें। यहाँ पर एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि सिटीजन्स को कंज्यूमर्स मानना एक तरीके से एंटाइटलमेंट को, सिटीजन्स की स्टेटस को कम करना है। ये इसका क्रिटिसिज्म भी रहा है। इसके बारे में भी जब हम और वीडियोस आएंगे तो क्या इसके बाद आया, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखते हैं कि नए नए परिवर्तन अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, जो जनता की डिमांड थी उसके अनुसार आए। इसके बाद भी कई चीज़ें, न्यू पब्लिक सर्विस, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, कैसे दोबारा से ब्यूरोक्रेसी के रोल को ध्यान दिया गया, वो बाद की चीज़ें हम उनको भी अगले जो लेक्चर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। तो खैर, सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, थ्रू पीपल ऑफ पीपल थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी की सारी डिसीजन मेकिंग शक्तियां एक जगह निहित होना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपने छोटे घटकों के रूप में उनको विभक्त कर दिया है। यू हैव डिवाइडेड द डिसीजन मेकिंग पावर
फॉर एन एग्जाम्पल इन इंडिया ऑल्सो वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन वी टॉक, कि हम बात करते हैं कि पंचायती राज के पास कुछ शक्तियां निहित हैं, वो एक एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का। ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्ट में आनी शुरू हुई 1990s के दौर में, और ये जो चीजें थी इसका असर फिर भारत जैसे राज्यों पे भी देखने को मिलता है। आपको पता है यहां पर भी जो एलपीजी रिफॉर्म्स था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के दौर में नए तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हमें अमेरिका में देखने को मिल रहा था, वेस्टर्न वर्ल्ड में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में देखने को मिल रहा था। साथ में ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बयार चल रही थी, हवा बह रही थी, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जो कि अभी तक बहुत ही एक तरीके से सोशलिस्ट पैराडाइम में काम कर रहे थे, वहां परिवर्तन लेके आई। आप सबने पढ़ा ही होगा कि 1990 के दशक में हमने प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। तो क्योंकि पूरी दुनिया एक तरीके से लिंक्ड है, और वेस्ट में जो होता है उसका प्रभाव ईस्ट में, और ईस्ट में जो होता है उसका प्रभाव वेस्ट में, जैसे कि हमारा यूपीआई है या फिर डिजिटल नेटवर्क्स जो हमने पाथवेज ऑफ गवर्नेंस बनाए हैं, उसको वेस्टर्न कंट्रीज भी अप्रिशिएट कर रही हैं। तो ये एक दूसरे से कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रभावित होते हैं। सो ये है आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही बहुत ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोस को आप देखने के लिए आते रहें, और हम फिर मिलेंगे जल्दी ही एक अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।